स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अब हो गया, ओके। स्क्रीन भी शो हो रही है सब लोगों को? ओके। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन में हम लोगों ने 3 इसकी प्रेपरेशन के मेथड स्टडी कर लिए थे। इसमें हम लोगों ने डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी स्टडी कर लिया था। इसके बाद एसिटाइलिन से बेंजीन की प्रेपरेशन भी देख ली थी। थर्ड, हम इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन स्टडी कर रहे थे, अल्केन से कैसे प्रिपेयर करते हैं हम बेंजीन को। तो इसमें हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में जो पहला मेथड देखा था वो एन-हेक्सेन से बेंजीन की प्रेपरेशन थी। इसके बाद जो दूसरा मेथड आपकी बुक में गिवन है, उस मेथड को यूज़ करते हुए हम बेंजीन का डेरिवेटिव बना सकते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है? जो बेंजीन से ही ड्राइव कर रहा होता है। लाइक आप देख सकते हैं कि जब हम एन-हेप्टेन को रिएक्ट कराते हैं, डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, एन-हेप्टेन का रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट में एक डेरिवेटिव प्रोड्यूस होने वाला है। अब आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, सबसे पहले मैंने इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एन-हेप्टेन का, कि इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं और ये कितने कार्बन वाली चेन होती है हमारे पास। इसके बाद इसी एन-हेप्टेन को क्लोज्ड फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, क्लोज तो नहीं है क्योंकि इसका जो एक कॉर्नर है, स्क्रीन शो हो रही है सब लोगों को? कुछ हो रही होगी, ओके। तो इसका जो एक कार्बन है, ये 7 कार्बन है ना यहाँ पर हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि जो CH2 और CH3 है, उसके मिड में कोई बॉन्ड नहीं है। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्लोज्ड चेन नहीं है, ये ओपन चेन ही है। इसको हमने इस तरीके से इस वजह से अरेंज करके लिखा है ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट बेंजीन जैसा प्रोडक्ट बनने वाला है, जो बेंजीन का डेरिवेटिव बनने वाला है, जो बेंजीन का डेरिवेटिव बनने वाला है, उसको बनाने में हमें आसानी हो जाए। अब हमने इस एन-हेप्टेन में जब कैटालिस्ट यूज़ करना है, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इसको हमने 500 कंडीशन सेम ही है जो हमने कल एन-हेक्सेन को प्रोवाइड की थी, तो हमारे पास प्रोडक्ट में बेंजीन बनी थी। तो यहाँ पर भी हम कंडीशन सेम प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा टॉल्यूइन। अब आप टॉल्यूइन में देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग तो लगी हुई है, लेकिन साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है जो कि CH3 है। इट्स मीन कि ये बेंजीन नहीं है बल्कि बेंजीन का एक डेरिवेटिव है। बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो हम कहते हैं कि जब एन-हेप्टेन में वही कंडीशन जो एन-हेक्सेन को प्रोवाइड की जाती हैं, वो हम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास बेंजीन का एक डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो जाता है जो कि टॉल्यूइन है। अब ये डेरिवेटिव कैसे प्रोड्यूस होता है? इस डेरिवेटिव को प्रोड्यूस करने के लिए ये जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिन कार्बन को CH2 वाला एक कार्बन हाईलाइट किया हुआ है और दूसरा CH3 वाला कार्बन हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से हमारे पास दो दो हाइड्रोजन और बाकी सारी जो रिंग है, नीचे जो सारे कार्बन है ना, CH2 CH2 CH2, उनमें से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। टोटल हमारे पास यहाँ पर 8 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो प्रोडक्ट में हमारे पास टॉल्यूइन बन जाएगी। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हुए, ठीक है। यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो जो एक हाइड्रोजन बच जाएगा वो अपना बॉन्ड कार्बन कार्बन के मिड में शिफ्ट कर देगा, और इस वजह से यहाँ पर कार्बन कार्बन में पहले कोई बॉन्ड नहीं था, वहाँ पर गैप था। इट्स मीन कि ये रिंग कनेक्ट नहीं थी। कल भी आपको बताया था कि ओपन और क्लोज का माइंड में रखें कि एक चेन है, अगर वो आपस में चेन के दोनों कॉर्नर आपस में कनेक्ट नहीं है, अगर आपने चेन को बंद नहीं किया हुआ तो वो ओपन चेन है। लेकिन अगर आप उस चेन के दोनों कॉर्नर को पकड़ के आपस में कनेक्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो क्लोज्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इस कॉर्नर से ये चेन ओपन थी, तो यहाँ पर जब एक बॉन्ड आ जाएगा तो ये क्लोज्ड हो जाएगी, और ऊपर जो CH3 ग्रुप इसमें लगा हुआ था वो CH3 ग्रुप इसमें एज इट इज़ लगा रहेगा, और हमारे पास जो है वो बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाएगा।
अब यहाँ पर बेंजीन का ये ओपन स्ट्रक्चर भी मैंने दिया हुआ है। आपको अगर बेंजीन बनाने में मुश्किल पेश आ रही है, लाइक ये जो हमने कल भी रिएक्शन पढ़ा था कि अल्केन से हम कैसे बनाते हैं बेंजीन को, तो बेसिकली हमने इनमें से हाइड्रोजन ही काम करने थे ना। तो अगर मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इस कार्बन से कितने रिमूव करेंगे, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले प्रोडक्ट में बेंजीन लिख लें और बेंजीन का स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आपको शो कराया है, आप ये वाला स्ट्रक्चर लिख लें। उसके बाद आप देखिए कि इस स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो रिएक्टेंट में एक्सेस हैं। आप वो हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट में एक्सेस हैं, आप उन हाइड्रोजन को मार्क कर लें। बेशक आप लेड पेंसिल को यूज़ करते हुए उनको मार्क कर लें और उसके बाद आप उन हाइड्रोजन को साइड पे लिख देंगे। इतने हाइड्रोजन एक्सेस थे तो हमने इतने हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कराए, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में बेंजीन बन गया। तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था अल्केन से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन का मेथड आता है वेरी इंपॉर्टेंट, लेबोरेटरी में कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए। इसमें हम लोग 2-3 आगे से इसकी सब टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको मोस्टली लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, लैब के अंदर यूज़ किया जाता है बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। अब इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड क्या होता है, सोडा लाइम क्या होता है, अगर हमें इन चीज़ों का पता है तो हम रिएक्शन को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन चीज़ों का ही नहीं पता तो हम तो बैठ के देखते रहेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, कि हम कैसे इनमें रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करेंगे और आपस में हमें डिफरेंट कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हुए प्रोडक्ट देंगे। अब इसमें है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसमें COONA ग्रुप आपको ऊपर लगा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि इसको हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड क्यों कहते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इस वजह से कहते हैं कि बेंजोइक एसिड का आप लोगों ने फार्मूला याद किया था इसी चैप्टर में स्टार्ट में, कि जब बेंजीन रिंग के साथ COOH ग्रुप लगा हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, तो उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। लेकिन जब हम उसी COOH ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटा दें और उस हाइड्रोजन की जगह हम लगा दें सोडियम, तो उसको हम बोलेंगे कि ये सोडियम सॉल्ट है बेंजोइक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि COOH में से H हटा के उसकी जगह पे Na ग्रुप लगा हुआ है और ये पूरा ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ लगा दिया गया, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब इस सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, इसके अलावा हम इसमें सोडा लाइम, ये कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है इसको सोडा लाइम बोलते हैं, और ये हम लोगों ने अल्केन वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें स्टडी किया था। सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास किस तरीके से बेंजीन रिंग बनी है। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaO है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaO है, और जो हमारे पास दूसरा ग्रुप लगा हुआ है सोडियम बेंजोइट के साथ, बेंजोइक एसिड के साथ, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम थे तो ये होगा Na2। ठीक है, इसके बाद CO हमारे पास जो स्टार्ट में सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है उसके साथ C के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, और पीछे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी एक ऑक्सीजन था, तो वो आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे CO3। तो हमारे पास यहाँ पर Na2CO3 इसमें से रिमूव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि जो हाईलाइट हुए हैं ग्रुप, इनमें एक हाइड्रोजन सिर्फ ऐसा है जो रह गया। अब यहाँ पर ये बात गौर से सुनिएगा क्योंकि मोस्टली आगे जो रिएक्शन है उनमें यही चीज़ आएगी। यहाँ पर जब हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में से COONA ग्रुप हटाया है, इसका मतलब है कि जब हमने ये ग्रुप यहाँ पर लगाया था तो इसमें एक हाइड्रोजन कम करना पड़ा था, तब ये ग्रुप हमने मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा सकते थे ना। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है
जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाई होती, मतलब 4 की 4 पूरी होती, तो हम 5वां ग्रुप तो इसमें अटैच नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन या एक बॉन्ड इसमें से कम करना पड़ा है, तब जाके हम ये इसमें जो ग्रुप था वो अटैच कर सके थे। अब जब ये पूरा ग्रुप इसमें से रिमूव हुआ है, बेंजीन रिंग में से ये पूरा ग्रुप रिमूव हुआ है, इट्स मीन कि अब उसको वापस वो हाइड्रोजन एक चाहिए जो हमने ग्रुप लगाने के लिए इसमें से निकाला हुआ था। तो ये जो एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है, ये जब ये पूरा ग्रुप इसमें से रिमूव हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन वहाँ पर रिंग में ऐड हो जाएगा, तब जाके हमारे पास बेंजीन रिंग बन जाएगी। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड आता है डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट, कि हम फिनोल की डिस्टिलेशन कराते हैं जिंक की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बेंजीन बन जाती है। यहाँ पर हमारे पास फिनोल है, आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ जब OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे फिनोल। अब फिनोल में हम जब जिंक ऐड करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट में बन जाएगी बेंजीन। अब यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं, कहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो रही है, हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो जिंक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और बना देगी जिंक ऑक्साइड। अब फिर मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो अभी बात बता रही हूँ वही नेक्स्ट स्लाइड में भी और नेक्स्ट 2-3 रिएक्शन में रिपीट होगी। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड तो रिमूव हो गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बच गया। अब वो हाइड्रोजन किधर जाएगा, वो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साथ लगा, इट्स मीन इस OH ग्रुप को बेंजीन रिंग के साथ लगाने के लिए हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ा था। तो जब OH ग्रुप इसमें से निकल रहा है, इट्स मीन कि वो हाइड्रोजन वापस इस रिंग में ऐड होगा, तब हमारे पास प्रोडक्ट में बेंजीन बन जाएगी और साथ में जिंक ऑक्साइड इसमें से रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन वापस जो है वो रिंग में चला जाएगा। इसके बाद इसी में ही लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में ही थर्ड टाइप हमारे पास आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद स्टीम और बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl। अब इस रिएक्शन में देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप लोग मतलब ये जो चीज़ें ऊपर लिखा हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब आपको पता ही नहीं होगा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो आप रिएक्शन कैसे स्टार्ट करवा सकते हैं। ये वो कॉमन नेम्स हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आपने ज़रूर याद करने हैं। लाइक बेंजीन के साथ OH है तो वो फिनोल है, SO3H है तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, अगर CH3 है तो वो टॉल्यूइन है। तो आप लोगों ने ये नाम जो है वो ज़रूर याद करने हैं। अब यहाँ पर बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप है तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। अब हमने इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड में वाटर की एडिशन करानी है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और वाटर की ब्रेक डाउन करके इसमें रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन होगा वो HCl की प्रेजेंस में होगा और हम यहाँ पर इसको बॉयल भी करेंगे, मतलब वाटर ऐड करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड में, तो इसको बॉयल करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। इसके अलावा इसमें यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा H2SO4। इसके बाद हमारे पास दूसरा यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है H2SO4। अब ये H2SO4 कैसे बना है और बेंजीन रिंग हमारे पास कैसे आई है, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिख दिया कंबाइन करके ताकि प्रोडक्ट समझने में आसानी हो जाए। बेसिकली SO3H का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर HOH के साथ। तो यहाँ पर ये जो हाईलाइट किया गया रेड से, आप देख सकते हैं ये जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये H2SO4 बना रहे हैं। SO3H है ना, जब उसमें वाटर में से एक H डालेंगे तो वो बन जाएगा H2। पीछे SO3 था, एक और ऑक्सीजन वाटर में से ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा SO4, तो हमारे पास ये हो जाएगा H2SO4। तो हम इस H2SO4 को प्रोडक्ट में सेपरेट कर देंगे। अब हमारे पास रिएक्टेंट में फिर वही जो भी दोनों स्लाइड में हमने देखा कि हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन बच रहा था, यहाँ पर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन बच गया। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा,
जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से सल्फोनिक ग्रुप पूरा रिमूव हुआ है तो इट्स मीन कि वो ग्रुप तो रिमूव हो गया, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन था वो दोबारा रिंग में चला जाएगा, तब हमारे पास प्रोडक्ट में बेंजीन आ जाएगी और वो बेंजीन जो है उसमें सारे कार्बन की जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रेपरेशन का लास्ट मेथड रह जाता है जो कि इम्पोर्टेंट मेथड है, मोस्टली पेपर में ये आता है। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन जो होता है, वर्ड्स फिटिंग नाम से पता चल रहा है कि ये किसी पर्सन के नेम से इसका नेम रखा गया है। तो वर्ड्स फिटिंग जो है ये दो बंदे थे, दोनों ने मिल के इस रिएक्शन पे काम किया था, दैट्स वाई इस रिएक्शन को उन दोनों के नेम से नेम दिया गया है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम ज़्यादातर अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की प्रेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए होते हैं। अभी हम इसका रिएक्शन देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से होते हैं अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लोग सबसे पहले अपना रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ब्रोमोबेंजीन से। यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ Br ग्रुप लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये ब्रोमोबेंजीन है। अब इस ब्रोमोबेंजीन में हम ऐड करेंगे इथाइल ब्रोमाइड। ये जो इथाइल ब्रोमाइड है यहाँ पर, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं CH3CH2 जो ग्रुप है, दिस इज एन अल्काइल ग्रुप। CH3CH2 एक अल्काइल ग्रुप है और इसके साथ जो Br लगा हुआ है वो एक हैलाइड ग्रुप है, तो ये अल्काइल हैलाइड है। इट्स मीन कि हम वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, और यहाँ पर जो हम इसको कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं वो हम इसमें सोडियम ऐड करते हैं और ईथर का सोल्यूशन इसको, इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है, मतलब सोडियम और ईथर हम इस रिएक्शन में ऐड करते हैं। तो जब आप वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन पेपर में लिखेंगे तो आपने ये कंडीशंस भी लिखनी है, मस्ट लिखनी है कि सोडियम इसमें ऐड करना है और इथरल सोल्यूशन होगा। तो हमारे पास इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, आप इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इट्स मीन मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है ये ज़्यादातर अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रेपरेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप ही है ना, CH2CH3, ठीक है, ये इथाइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप ही लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, तो इसको हम बोलते हैं इथाइल बेंजीन। और यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बने हैं, यहाँ पर जो हमारे पास CH3CH2 था, इसने Br के साथ रिएक्शन करना है और जो CH3CH2 था ये जाके ब्रोमीन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और जो हमने यहाँ पर दो सोडियम मेटल ऐड की थी वो दोनों सोडियम, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में दो Br है, एक Br वो जो रिंग के साथ लगा हुआ है और दूसरा Br वो जो अल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सोडियम भी दो है, तो ये दोनों सोडियम Br के साथ मिलके बना देंगे 2NaBr। ये दोनों जो सोडियम थे ये दोनों Br के साथ मिलेंगे और बना देंगे 2NaBr। पीछे हमारे पास बच गया था CH3CH2, तो जहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो रहा है वहाँ पे अब हमारे पास लग जाएगा CH3CH2। सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना, कि एक ग्रुप हटा रहे हैं तो उसकी जगह पे हम दूसरा ग्रुप लगाते जा रहे हैं, और बेंजीन के अंदर ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रहे होते हैं, एडिशन रिएक्शन तो बहुत ही कम होते हैं, अगर हो भी जाते हैं तो बहुत ही हमें इसमें हार्श कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन था जिसमें हम लोग सोडियम की प्रेजेंस में इथरल सॉल्यूशन यूज़ करते हुए इथाइल बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। ये हमारे पास बेंजीन के प्रेपरेशन रिएक्शन थे। इसके बाद हम बेंजीन के रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। अब बेंजीन का सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि क्या बेंजीन जो है वो इजीली रिएक्ट कर जाती है,
क्या इलेक्ट्रोफाइल इस पे आके बहुत आसानी से रिएक्शन करवा देता है, या इसके लिए कैसी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी की बात करेंगे, इसके बाद हम इनके रिएक्शंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि बेंजीन रिंग जो होती है वो हाईली स्टेबल होती है। स्टेबल होती है ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि बेंजीन रिंग डीलोकलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। इट्स मीन स्टेबल होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक नहीं कर सकता बेंजीन रिंग के ऊपर। इसके बाद हम कहते हैं कि अगर तो इलेक्ट्रोफाइल वीक है तो वो भी रिंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अब वीक और स्ट्रॉन्ग का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि वीक जो है वो अटैक नहीं कर सकता जबकि स्ट्रॉन्ग जो है वो अटैक कर सकता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पावरफुल इलेक्ट्रोफिल जो है इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड है बेंजीन रिंग पे अटैक कराने के लिए। ऐसा क्यों होता है? हमने पढ़ा था कि बेंजीन रिंग स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर वो सर्कल सा लगा होता है। वो सर्कल क्या था? वो जो सर्कल था वो उसमें 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन रहा था। उसको हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सा बन गया, एक शीट सी बन गया, एक प्रोटेक्टिव कवर सा बन गया। लाइक अगर आप अपने माइंड में ये बात रख लें कि सपोज करें कि एक चीज़ है उसके ऊपर कोई कवरिंग लगी हुई है, उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो जब भी कोई चीज़ अटैक कर रही है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो प्रोटेक्टिव लेयर उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो हम लोग खुद को सर्दी से बचाने के लिए मोस्टली हम जैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना हुआ है वो एक सर्कल सा बना हुआ है, वो एक कवर सा बना हुआ है। इट्स मीन कि वो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। और अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कैसे आके उस पर अटैक करेगा और उस जो वो शीट सी बनी हुई है, एक आप कह सकते हैं कवर सा बना हुआ है, उसको तोड़ देगा। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर इजीली अटैक नहीं कर सकता। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अगर तो स्ट्रॉन्ग है तो वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और उसका जो वो शीट बनी हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो एक डीलोकलाइज सा सर्कल बना लेते हैं, तो वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल उस सर्कल को तोड़ सकेगा और इसमें रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी की थोड़ी सी बात थी। अब एक और बात, मेन पॉइंट, कि जो हम रिएक्शन स्टडी करेंगे बेंजीन के, रिएक्शन सारे ही एक मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जनरल जो इसका रिएक्शन है, जनरल जो मैकेनिज्म है, उसको केयरफुली समझ लेंगे, उस मैकेनिज्म की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप लोगों को सारे इसमें जो भी रिएक्शन आगे आएंगे उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनरल मैकेनिज्म स्टडी करना है। मतलब जो जनरल मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी आपने उसको केयरफुली स्टडी करना है, आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि जनरल मैकेनिज्म कैसे होता है। इसके बाद बाकी सारे रिएक्शन जो है वो उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जनरल मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे अटैक होता है। सबसे पहला स्टेप आपने यहाँ पर जो पढ़ा है कि पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड है। आपने ये भी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल वीक काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पावरफुल होगा तब वो रिएक्शन करवा सकेगा। तो मोस्टली रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करना पड़ता है। इसके बाद उस इलेक्ट्रोफाइल को हम रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म हम कल वाली क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ तक आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।